के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर में कल से कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर आयोजित होगा, जहां पर तैयारियों में कांग्रेसी नेता जुट चुके हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उदयपुर, जहां पर चिंतन शिविर की तैयारियां जारी हैं और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला साहब अपनी बात कहेंगे और चिंतन शिविर के मुख्य बिंदुओं को लेकर मैं अपनी बात आपके समक्ष रखूंगा और फिर आपके सवाल लेंगे। मैं मेरे सहयोगी और अखिल भारतीय सोशल मीडिया सेल के अध्यक्ष, डिपार्टमेंट के अध्यक्ष रोहन जी से अनुरोध करूंगा कि फिल्म से शुरुआत करें। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी, अंबर पर घन बन छाएगा उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच, देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। 1943 वो साल जब पूज्य बापू भारत के राष्ट्र पटल पर अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान कर चुके थे। ठीक उसी समय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने आजादी के दीवानों में जोश भरने के लिए ये कविता लिखी थी। आज फिर हमारे सामने आजादी की एक और लड़ाई आन खड़ी हुई है। हमने वो लड़ाई भी जीती थी, हम ये लड़ाई भी जीतेंगे। आपको याद होगा 2003 में भी हमारे सामने, देश के सामने ऐसी ही परिस्थितियां थी। सत्ता में बैठे लोगों को इसी तरह अपराजित कहा जाने लगा, मगर हम साथ बैठे, मिलकर लड़े और हमने शाइनिंग इंडिया के नारे की चमक फीकी करते हुए लोगों के दिलों में जगह बनाई और सत्ता में लौटे। जब हम सत्ता में लौटे तो हमने जनता के हितों में मनरेगा, RTE, खाद्य सुरक्षा का अधिकार जैसे कई कदम उठाए जो आज भी मिसाल बने हुए हैं। हमें ये नहीं भूलना है कि हमारा इतिहास हमारी विरासत है और भविष्य हमारा लक्ष्य। जिनकी विरासत होती है उनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं और उनको निजी स्वार्थ की इजाजत नहीं होती। आज देश में जो नफरत का माहौल है, बेरोजगारी का जो आलम है, महंगाई का जो तांडव है, किसानों पर अत्याचार हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दलितों पीड़ितों को जीने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है और हमारे सबसे बड़े ग्रंथ संविधान की हर रोज हत्या हो रही है, भारत के महान मूल्यों को रौंदा जा रहा है। तो आवश्यक है कि हमारा लक्ष्य इनके खिलाफ खड़े होकर जनता की आवाज बुलंद करना होना चाहिए और पूरा विश्वास है कि हम ऐसा करेंगे। उदयपुर में होने वाला कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर अपने आप में अनूठा और देश भर की चिंताओं को समेटे हुए है। नव संकल्प चिंतन शिविर में देश भर की समस्याओं पर विचार करने और जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए कांग्रेस ने कुल 6 समितियां बनाई हैं, जिसमें राजनीतिक मुद्दे, आर्थिक चुनौतियां, किसान मजदूर की समस्या, सामाजिक न्याय, संगठनात्मक बदलाव, युवाओं व महिलाओं के मुद्दों को केंद्र में रखा गया है। राजस्थान की वीर भूमि पर हो रहा नव संकल्प चिंतन शिविर देश को तमाम चिंताओं से मुक्ति दिलाने वाला साबित होगा और हम एक बार फिर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पुनः मजबूती से उठेंगे और आजाद भारत की आजादी की इस लड़ाई में विजय प्राप्त करेंगे। जय हिंद। शुक्रिया रोहन जी। मैं अब अनुरोध करूंगा माननीय अशोक गहलोत जी से कि वो सबसे वरिष्ठ और तजर्बेकार कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता होने के नाते भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ अपना मार्गदर्शन हमें देंगे। गहलोत साहब।
तमाम सुरजेवाला जी, दुतात्रा जी, अन्य हमारे साथीगण, तमाम पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं आप सबका यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये ऐतिहासिक घड़ी आई है राजस्थान के लिए। नव संकल्प शिविर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस अध्यक्ष जी ने राजस्थान के चुनाव शिविर के लिए, और इस मेवाड़ की धरती पर आप सब दूर दूर से आए हैं। मैं तमाम जो डेलीगेट आए उनका भी साथ साथ में आप सब पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सब जानते हैं कि पिछले 7 साल से जो हालात है देश के, और जिन हालातों में देश गुजर रहा है, जहाँ संविधान की धज्जियां उड़ रही हो, लोकतंत्र खुद खतरे में पड़ रहा हो, पूरे देश में तनाव का माहौल हो, हिंसा का माहौल हो, वो चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है। ऐसे माहौल में कांग्रेस पार्टी, जिसका एक शानदार इतिहास कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान कर रहा है, हमें गर्व है कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और अंबेडकर साहब के ज़माने से ही संविधान भी बना और प्रोग्राम, प्रिंसिपल स्थापित हुए, और वही आज देश को एक अखंड रखे हुए, अनेकता में एकता वाले मुल्क के अंदर जो कांग्रेस की नीति है, सिद्धांत है, कार्यक्रम है, उसकी आधार पर देश चलता रहा। चाहे इंदिरा गांधी जी को त्याग करना पड़ा हो, राजीव गांधी जी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह जी शहीद हो गए, पर नेस्तनाबूद कर दिया आतंकवाद को। उस रूप में देश को आज यहाँ तक पहुँचाया है। अफसोस होता है जब सुनते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। ऐसे लोग सत्ता बैठे हुए हैं, 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत कभी होगा नहीं। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद कभी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हम सबको बहुत जो जिस रूप में आज आए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, 3 दिन तक यहाँ पर चिंतन होगा, मनन होगा, एक नए संकल्प के साथ में जाएंगे तमाम हमारे डेलीगेट्स भी, और जन जन तक भी बात पहुंचाएंगे जो यहाँ फैसले होंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा, क्योंकि पूरी तरह देश का मीडिया दबाव के अंदर है। जो हिम्मत कर रहे हैं उनको मैं सलाम करता हूँ, दाद देता हूँ, वो हिम्मत कर रहे हैं निष्पक्ष बात करने की। पर जो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का जो तांडव हो रहा है देश के अंदर, ऐसा कभी कल्पना किसी ने की नहीं होगी। किसी में घर में घुस जाते हैं, 7 दिन तक निकलते ही नहीं है। अरे भाई यहाँ कुछ मिला ही नहीं, आपको क्यों नहीं निकल रहे हो? सब ऊपर से आदेश आएंगे तब निकलेंगे। तो कहने को 1000 बातें हैं, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमारे पीसी प्रेसिडेंट अपनी बात करेंगे, और सुरजेवाला साहब को आप देखते हैं कि किस रूप में इन्होंने हमेशा कांग्रेस के बिहार पर जो देशवासियों को हमेशा संदेश दिया है, उन सब के हम लोग कायल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जो यहाँ आए हैं, आप खुद महसूस करेंगे कि कांग्रेस के नेता लोग, कार्यकर्ता लोग सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी के नेतृत्व में एक नए संकल्प के साथ में हम निकलेंगे, और देशवासी उम्मीद करते हैं कांग्रेस से। लाख बातें कर लो, लोग कहेंगे, आज भी कहते हैं कि कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी पार्टी है, और उसी रूप में आज देशवासी बहुत चिंतित भी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये शिविर बहुत ही कामयाब रहेगा। मैं पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, और आपसे अपेक्षा करता हूं कि जो कुछ भी या चिंतन मनन हो, वो मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से पूरा देश सुनेगा, क्योंकि ये कोई चिंतन शिविर मामूली नहीं है। जो रेस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पर आने वालों का भी, प्रेस का भी, उससे हम बहुत ही
प्रभावित हैं कि आप लोग, और अभी तक कई लोग आ रहे हैं हमारे साथी लोग, पत्रकार बंधु। मैं उम्मीद करता हूं कि एक नया मैसेज कांग्रेस देने में सफल होगी। बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। दोतासरा साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सुरजेवाला साहब, सम्मानित मंच और देश के विभिन्न कोने से पधारे हुए मेरे मीडिया के भाई और बहनों, सबसे पहले राजस्थान प्रदेश में नव संकल्प शिविर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने जा रही है, उसकी मेजबानी का मौका हम सबको राजस्थान को मिला। हमने आपको आमंत्रित किया, आप यहां पधारे, आपका हार्दिक स्वागत, आपका अभिनंदन। सबको पता है कि देश के गरीब से, देश के युवा से, देश के किसानों से, अन्नदाताओं से, सब वर्गों से बड़े बड़े वादे करके देश में 2014 में मोदी की एनडीए सरकार सत्ता में आई। 70 साल का हिसाब मांगने वाले 7 साल का अभी तक कोई हिसाब इन्होंने दिया नहीं। और जिस प्रकार से उन्होंने कुशासन दिया है, उससे पूरे देश में जो अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, उससे सब लोग परेशान हैं। मोदी जी और मोदी जी की सरकार को अगर सबसे ज्यादा खतरा आज की तारीख में है तो वो है सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्षता और कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस मुक्त भारत की बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्षता है। संविधान को कांग्रेस मानती है। ये संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं और छद्म राष्ट्रवाद का नारा देकर के संकुचित राष्ट्रवाद के जरिए ये अपनी सत्ता की रोटियां सेकने के ऊपर आमदा हैं। पूरे देश में जिस प्रकार के हालात बनाए हुए हैं, जो धर्म के आधार के ऊपर जिस प्रकार का उन्माद फैलाया जा रहा है, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा है और गरीब के वोट से, किसान के वोट से, युवा के वोट से सत्ता में आने वाले, उनके वोट से वजीर बने हुए आज कुछ ही धन्ना सेठों के वजीर बनकर के मोदी जी और उनकी सरकार बैठ गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी, जिसके डीएनए में राष्ट्रवाद, आजादी से लेकर के अब तक जो लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी और जो देश को एक और अखंड त्याग और तपस्या और बलिदान देकर के रखा है, उसके ऊपर अब आज ये लोग लाना चाह रहे हैं। ऐसे में हम सब कांग्रेस के लोगों ने आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब इस नव संकल्प शिविर के माध्यम से, हम सब जो आपकी भावनाएं हैं, पूरे देश की भावनाएं हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश की आजादी से लेकर के ये स्वर्णिम भारत हम देख रहे हैं, उसमें उसकी त्याग, तपस्या और बलिदान है। ये केवल मात्र वर्ग विशेष में बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। अब इस लड़ाई को जो छद्म राष्ट्रवाद, संकुचित राष्ट्रवाद, धर्म के आधार के ऊपर सामाजिक समरसता को जो छिन्न भिन्न कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता को मानने के लिए तैयार नहीं है, संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है, इन ऐसे लोगों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए और जोर शोर से लड़ाई लड़ने के लिए हम इस संकल्प शिविर में नया संकल्प कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता लेंगे। और 2023 राजस्थान में जो गुड गवर्नेंस अशोक गहलोत जी ने दी है, उसके आधार के ऊपर 2023 में राजस्थान में भी सरकार पुनः बनाएंगे और 2024 में यूपीए सरकार बनाएंगे और मोदी सरकार का सुपड़ा साफ करेंगे। इस संकल्प के साथ में, एक नए जोश और स्फूर्ति के साथ में हम सब लोग पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, थैंक यू। शुक्रिया दोतासरा साहब। इससे पहले कि हम आपके प्रश्न लें, नव
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर से हम धन्यवादी हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब और उनके मंत्रिमंडल के सब सहयोगियों के भी, कि उन्होंने उदयपुर की ऐतिहासिक धरती, जिसने हमेशा एक नए इतिहास की संरचना की है, त्याग, बलिदान और संघर्ष की शुरुआत, और उसका पटाक्षेप कभी न कहीं इस धरती के कण कण में है। वहां पर यह मौका दिया कि देश और कांग्रेस दोनों के लिए एक नई शुरुआत उदयपुर की महान धरती से हो। जैसा गहलोत साहब ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रास्ता और हमारे कण कण में राष्ट्रवाद है। राष्ट्र धर्म हमारी एकमात्र भक्ति रही है, आजादी से पहले और आजादी के बाद। राष्ट्र के लिए बलिदान की परिपाटी कांग्रेस का इतिहास भी है, वर्तमान भी और भविष्य भी। और आज देश में, दिल्ली में बैठी देश की सरकार ने इस देश के संविधान और देशवासियों दोनों पर हमला बोल रखा है। सच्चाई यह है कि देश राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संक्रमण काल से गुजर रहा है। ऐसे में आजादी के आंदोलन के कोख से जन्मी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक बार फिर संविधान की रक्षा, देशवासियों के हकों की रक्षा और उनके लिए लड़ाई की परिपाटी पर खरा उतरना होगा। यह हमारा दायित्व भी है और यह वक्त की मांग भी है। और इसीलिए देश की अपेक्षाओं के अनुरूप आत्मचिंतन, देश की अपेक्षाओं के अनुरूप आत्म मंथन और आत्म अवलोकन करने के लिए 13, 14 और 15 मई को उदयपुर का नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया है। राष्ट्र धर्म की कसौटी पर नव संकल्प क्यों? यह एक सवाल है जो आम जनमानस भी और मीडिया के साथी हमसे पूछते हैं। साथियों, 6-7 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी तरफ आपका मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। आज भारत भयावह आर्थिक असमानता का शिकार है। देश के 142 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति एक साल में 30 लाख करोड़ बढ़ गई, परंतु देश के 84% घरों की आय और तनख्वाह गिर गई या कम हो गई। 15-15 लाख तो खाते में आए नहीं, जो पैसा बचत का था वो आम जनमानस का वो भी लुट गया। दूसरा पहलू, गर्त में गिरती अर्थव्यवस्था के चलते भारत का रुपया अब बेदम सा दिखता है। 75 साल का रिकॉर्ड आज टूट गया। जब आज हम सब बात कर रहे हैं, 75 साल में रुपये की सबसे भारी गिरावट आज के दिन आई, जब एक अमेरिकी डॉलर के बदले में अब 77 रुपया 56 पैसे रुपया की कीमत हो गई। अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे? दूसरी ओर 68 सालों में देश पर कर्ज था साल 2014 तक 55 लाख करोड़। 8 साल बाद, दिल्ली के हुक्मरानों की सत्ता के 8 साल बाद 2022 में वो कर्ज हो गया 135 लाख करोड़। 68 साल में 55 लाख करोड़, 8 साल में बढ़कर हो गया 135 लाख करोड़। मोदी सरकार हर रोज मुझ पर, हम सब पर, आप पर, आपके दर्शकों और पाठकों के सर पर 4000 करोड़ रुपया कर्ज हर रोज लेती है। हर हिंदुस्तानी पर 1 लाख रुपए का कर्ज अकेली भारत सरकार ने चढ़ा दिया। तीसरा पहलू, महंगाई और मोदी सरकार दोनों ने मिलकर जनता का जीवन नर्क बना दिया। साल 2014 में कांग्रेस के समय जो सिलेंडर 410 रुपए का था, आज वो 1000 रुपये का है। साल 2014 में जो पेट्रोल 71 रुपया लीटर था,
आज वो 105-106 रुपया लीटर हो गया। जो डीजल 2014 में 56 रुपया लीटर था किसान का ईंधन, आज वही 97 रुपया लीटर हो गया है। अकेले पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगा। मोदी सरकार और भाजपा ने 27 लाख करोड़ तो कमाया, पर देशवासियों को क्या मिला? सवाल यह है। यही हाल आटा, दाल, खाने का तेल, सब्जी, टूथब्रश, शैंपू, टीवी, फ्रिज, हर रोजमर्रा की जरूरत की वस्तु का है। चौथा पहलू, देश का युवा बेरोजगारी के घिनौने साए में आज संघर्षरत है। पहली बार देश के इतिहास में, शायद 45 वर्षों में, इतनी भयंकर बेरोजगारी है। सरकारी आंकड़े भी 8% बेरोजगारी बताते हैं, पर स्थिति जमीन पर और ज्यादा भयावह है। भारत सरकार सरकारी उपक्रमों और प्रांतीय सरकारों के अगर सरकारी पदों की बात करें तो इस देश में 30 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां खाली पड़ी। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जहां से सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते हैं, 2,55,000 पद खाली पड़े। एमएसएमई, लघु छोटे उद्योग, उन पर ताला लग गया। 2 करोड़ रोजगार देना तो दूर की बात है, कई करोड़ रोजगार चले गए। पांचवा पहलू, देश के सत्ता के सिंहासन पर, दिल्ली के सिंहासन पर बैठे लोग किसान और खेती के दुश्मन बने बैठे। कभी 3 काले कानून लाकर खेती पर प्राइवेट कंपनियों का कब्जा होने का षड्यंत्र होता है, तो कभी खेती पर टैक्स लगाया जाता है। पहली बार खाद पर जीएसटी, कीटनाशक दवाई पर जीएसटी, ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर जीएसटी। यह अपने आप में अनूठी बात है। यूरिया और डीएपी के दाम इतने बढ़ गए और उनकी सब्सिडी इतनी ज्यादा काट दी गई कि अब किसान के लिए वो खरीदना मुश्किल हो गया। और एमएसपी गारंटी कानून पर चर्चा तक नहीं। मनरेगा का बजट काट दिया गया। 100 दिन का काम तो दूर की बात है, 20 दिन का काम गरीब मजदूर, भूमिहीन मजदूर को नहीं मिलता। किसान की आय 2022 तक दुगनी होनी थी, परंतु यहां तो उपज की लागत मिलने के लाले पड़े हैं। छठा पहलू, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, वंचितों और गरीबों, उनके लिए तो जैसे दिल्ली की सरकार के दरवाजे बंद हो गए हों। दलित आदिवासी सब प्लान खत्म कर दिया गया। उनके आरक्षण और दलित पक्षधर कानूनों को जबरन आक्रमण और अतिक्रमण उन पर किया जा रहा है। पीएसयूज बेचकर दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। दलित अत्याचार चरम सीमा पर हैं। दलित कल्याण की केंद्रीय सरकार की स्कीम कुल बजट का 4.4% रह गई है। और अब तो केंद्र सरकार पिछड़ों की संख्या की डेटा तक, सेंसस तक रिलीज करने से मना कर रही है। और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक 7वां पहलू और, देश की संप्रभुता और भूभागीय अखंडता पर चौतरफा हमला बोला गया है। 1 साल से अधिक से चीन ने लद्दाख में भारत मां की सरजमी पर कब्जा कर रखा है, परंतु मोदी सरकार चीन को वापस खदेड़ने में असक्षम साबित हुई है। चीन ने अरुणाचल में अतिक्रमण कर हमारी सीमा के अंदर तक गांव बसा लिए, पर सरकार कुछ नहीं करती। उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि चिंतन शिविर से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आपको बता दें कि कल से उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर आयोजित होगा, जिसके उद्घाटन सत्र को सोनिया गांधी संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि इस चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए उदयपुर लगातार कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। कल से चिंतन शिविर की शुरुआत होगी। नवसंकल्प चिंतन शिविर कल से 15 मई तक आयोजित होगा। उदयपुर में कई दिग्गज जुटेंगे, तो वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी कल उदयपुर पहुंचेंगे। किसान, खेत मजदूरों सहित 6 विषयों पर इस शिविर में मंथन किया जाएगा। एक बार फिर से समाज में हिंदू मुस्लिम विभाजन के बीज बोकर
तुष्टीकरण की इस राजनीति को आधार बनाकर भाजपा वोट की खेती काटने को तलाशती रहती है। हर प्रांत में जहां चुनाव होगा 1 साल पहले दंगे शुरू हो जाएंगे। राजस्थान इसका सबसे ताजा उदाहरण है। चुनाव में अब तरक्की, विकास, शिक्षा, स्कूल, अस्पताल, पुल, बिजली घर, एमएसएमई, उद्योग, खेती, बढ़ोतरी, ये मुद्दे नहीं रह गए हैं। भाजपा प्रायोजित मुद्दे हैं क्या? शमशान कब्रिस्तान, बुलडोजर, लाउड स्पीकर, गर्मी निकालना, मंदिर बनाम मस्जिद बनाम गिरजाघर बनाम गुरुद्वारा, आप क्या खाएंगे, क्या कपड़े पहनेंगे, इसको लेकर विवाद। और दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे मीडिया के भाइयों के एक हिस्से को भी इस सारी साजिश के अंदर कहीं ना कहीं पिरो लिया है और पूरे देश के अंदर आज एक विषैला माहौल पैदा किया जा रहा है। आज देशवासियों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष यही सबसे बड़ी चुनौती है। साथियों, क्या देश ऐसे चल सकता है? क्या देश ऐसे तरक्की कर सकता है? क्या देश ऐसे आगे बढ़ सकता है? क्या भविष्य के भारत का निर्माण हिंदू मुसलमान के बंटवारे के आधार पर होगा? क्या भविष्य के भारत का निर्माण जातिगत बंटवारे और आर्थिक भेदभाव के आधार पर होगा? क्या यह गांधी का भारत है? क्या ये नेहरू, पटेल, बिस्मिल, आजाद, बोस, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान का भारत हो सकता है? ये कुछ सवाल हैं जो आज हम सबके सामने, और कांग्रेस का संगठन भी, हमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिए आज जब देश इन वेदनाओं में डूबा हुआ है तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी इन चिंताओं के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करे। इसलिए नवसंकल्प चिंतन शिविर, हम जानते हैं कि देश को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपेक्षाएं हैं। हम जानते हैं हमारे अंदर त्रुटियां हैं, हम जानते हैं कि हमारे अंदर कमियां हैं, हम जानते हैं कि हमें अपना विचार और संगठन दोनों में और सुधार करने की जरूरत है। हम जानते हैं कि हमें बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को पुनर्ढालना होगा और अपने आप में तब्दीलियां करनी होगी। इसलिए इस विचार के साथ इस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। यहां से जो निष्कर्ष निकलेगा उदयपुर की, राजस्थान की वीरों की धरती से, वो न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वर्तमान परिस्थितियों और चुनौतियों से आगे बढ़ने की दिशा देगा, परंतु देश के उज्जवल भविष्य का निर्माण भी करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। नड्डा जी ने कहा कि राजस्थान रेप में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का उन्होंने आह्वान किया है। क्या कहना है इस सवाल पे और क्या जवाब है आपका? पता नहीं कहाँ से कौन आंकड़े लेके आया है। राजस्थान में पहले मैंने कहा कई बार, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसको अगर आप देखेंगे तो सत्यता मालूम पड़ जाएगी आपको। क्योंकि हमने यहाँ पर राजस्थान में एक बहुत बड़ा प्रयोग किया जो देश में कहीं नहीं है। जब से सरकार आई हमने कहा है कि हर थाने के अंदर एफआईआर कंपल्सरी कर दी गई है। अगर वहाँ एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो थानेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी और एसपी के ऑफिस में एफआईआर दर्ज होगी, जो होने लग गई है। इसलिए आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे लोगों को। हकीकत दूसरी है जो आपको एनसीआर की बुक में मिलेगी, आपको एनसीआरबी की बुक में। नंबर 2, तो ये जो स्थिति है ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है जिसको समझ नहीं जा सकता है कि अगर एफआईआर लॉन्च करना कंपल्सरी करोगे, और जब मैंने कंपल्सरी की थी 2019 के अंदर, तब भी मैंने मीडिया के बंधुओं को कहा था इससे आंकड़े बढ़ेंगे, हम उनकी चिंता नहीं करेंगे, हमें फरियादी की उनको न्याय मिले ये सुनिश्चित करना हमारा काम है।
और हमने थानों के अंदर स्वागत कक्ष बनाया जो हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं, कम से कम बिहेव हुए तो ठीक करे, वरना कोई जाना की हिम्मत नहीं करे थाने के अंदर, पता नहीं बदतमीजी होगी वहाँ पर। तो सारा हम लोगों ने कई फैसले किए, उसका असर भी है। जो पहले कोर्ट के माध्यम से आते थे केस, आधी से कम संख्या हो गई उसकी। जो तफ्तीश में टाइम लगता था 200 से अधिक दिन का, वो आधे से कम हो गया। तो हमारे नवाचार से कई फायदे हुए हैं, पर ये बातें जो है बताने की बजाय हमारे जो नेता प्रतिपक्ष या जो नेता विपक्ष की पार्टियों के, वो इसको प्रचार करने में ज़्यादा उनकी रुचि रहती है। क्राइम जो होता है वो कई कौन सा राज्य नहीं होता है, रेप भी होते हैं, डकैती होती है, चोरी होती है। हमारे यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था है, हम लोग पूरी तरह लगे हुए। दुर्भाग्य से जो मैं कहना चाहूँगा लास्ट में, अगर भारत सरकार में बैठे हुए लोग जिनको बार बार विपक्षी पार्टियों के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को आगे आके देश को संबोधित करना चाहिए कि देश में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जहाँ शांति सद्भाव होगा वहीं विकास होगा। प्रधानमंत्री जी ने आज तक आगे आकर इस बात को स्वीकार नहीं किया। आज देश में जो माहौल है तनाव का, हिंसा का, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। राजस्थान में 3 घटनाएं अभी हुई, छुटपुट घटनाएं और हो रही है। आप अगर गहरे से जाएंगे तो पाएंगे कि इसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और सुनने वाले ने ठीक कहा कि जब अगर आप जब चुनाव आते हैं वहाँ ये हरकतें चलती रहती है, हम उसका मुकाबला करेंगे। तो गहलोत साहब, आदरणीय मित्र, केवल एक बात मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप हर सवाल पूछिए, स्वागत है। अगर कुछ चिंतन शिविर को लेके पहले प्रश्न हो जाएं और उसके बाद फिर अन्य सवाल भी, पर आपने क्योंकि कहा तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से केवल ये जोड़ना चाहूंगा। एक अंग्रेजी की कहावत है, वो जरूर नड्डा साहब को बताइएगा। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग एंड नो नॉलेज इज इवन मोर डेंजरस एंड नॉलेज ऑफ मैल इंटेंट इज वर्स्ट। नड्डा साहब अगर राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े चेक करते तो ये पाते कि देश में सबसे ज्यादा अपराध मध्य प्रदेश में है, जहां उनका लगातार शासन है। सबसे ज्यादा बलात्कार हमारी बहनों, हमारी बेटियों के साथ मध्य प्रदेश में होते हैं। सबसे ज्यादा देश में गैंग रेप हरियाणा में हो रहे हैं। यहां सब जगह भारतीय जनता पार्टी का शासन है। सवाल, वो जब यहां आए थे उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि चिरंजीवी स्कीम जो राजस्थान ने लागू की है, हर व्यक्ति को बीमा देने की, हर व्यक्ति को मुफ्त इलाज देने की, वो अशोक गहलोत जी और कांग्रेस की सरकार से सीखकर पूरे देश में लागू करेंगे। हम उनका स्वागत करते। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि भूमिहीन मजदूर को जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार पैसा देती है, हम कहेंगे कि बाकी जगह भी दिए जाएं। काश वो कांग्रेस की सरकारों से कुछ सीख लेते। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए विशेष पुरानी पेंशन स्कीम वो मोदी जी को कहे कि पूरे देश में लागू करवाएंगे। उन्हें जैसे सावन के अंधे को सब कुछ हरा नजर आता है। दुर्भाग्य से नड्डा साहब हमारे बुजुर्ग हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ अच्छा दिखता है। ये उनके मन का मैल है या उनके दिमाग का पूर्वाग्रह है, ये तो वही बता सकते हैं। तो गहलोत साहब, रमन, न्यूज 24। यस सर, सभी कम दे जी। क्या इस चिंतन शिविर में हिंदुत्व को लेकर जो स्ट्रेटजी चल रही है इस समय, उसको लेकर कोई चिंतन होगा? और नंबर दो, जो पंजाब में आपकी सरकार गई वो अंतर्द्वंद्वों के वजह से गई थी, जिस तरह से वहाँ के हालात रहे कांग्रेस, और बाकी जगह भी हालात करीब करीब वैसे ही हैं। तो क्या जो अंतर्द्वंद है, क्या उसको कॉप अप करने के लिए भी आपका? जी सर, पहले तो कभी भी हरियाणा के आदमी से 2 सवाल इकट्ठे नहीं पूछते, भूल जाते हैं वो। पर फिर भी आपने पूछा है तो मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करता हूं। जैसा मैंने तफसील से आपको बताया, इस देश के एक नागरिक के तौर पर मैं और आप, हम दोनों और जो सब यहां बैठे हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। क्या केवल हिंदू मुस्लिम नफरत के बीज बोकर
और नफरत की उस खेती को काटकर वोट बटोरकर यह देश चल सकता है? सवाल इस देश के सामने आज ये है। क्या मंदिर मस्जिद का टकराव करा के देश प्रगति कर सकता है? क्या जाति के आधार पर विभाजन करके यह देश आगे बढ़ पाएगा? क्या देश का एजेंडा प्रगति, तरक्की, स्कूल, शिक्षा, यूनिवर्सिटी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, अस्पताल, ब्रिज, खेती, रोजगार होना चाहिए, या फिर लाउड स्पीकर और बुलडोजर? ये मुख्य धारा का अंतर है जिस पर चिंतन, जैसा मैंने कहा, इस नवसंकल्प चिंतन शिविर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करेगी। एक विचारधारा वो है जो लाउड स्पीकर और बुलडोजर पर आपकी वोट मांगती है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे को कोविड में शिक्षा मिली हो या ना मिली हो, आपके चलने के लिए सड़क हो या ना हो। वो केवल और केवल उदार हृदय हिंदू धर्म का नाम लेकर उसकी आड़ में नफरत की खेती कर रहे हैं, क्योंकि सबसे उदार, सबसे समावेशी और सबसे सनातन शायद हिंदू धर्म है, क्योंकि एक सभ्यता भी है। उस सभ्यता को षड्यंत्रकारी तरीके से दूषित करने का, वहां नफरत और बंटवारे का जहर बोने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा सवाल करूं, आपके समक्ष रखूं। उत्तराखंड में अब दंगे क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वहां चुनाव हो गया। नहीं तो 1 साल उत्तराखंड खबर में रहा, हर रोज दंगे होते थे। अब उत्तर प्रदेश में दंगे क्यों बंद हो गए? क्योंकि चुनाव हो गया, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा संपन्न हो गया। अब कर्नाटक में क्यों शुरू हो गए? क्योंकि वहां 14 महीने बाद चुनाव है। राजस्थान में क्यों शुरू हो गए? क्योंकि अगले 1 साल में यहां चुनाव। क्या ये एक पैटर्न नजर नहीं आता? गोवा में चर्च पर हमला बोला जाता था जब तक चुनाव नहीं हुआ था। अब गोवा में कुछ नहीं हो रहा। जहां जहां चुनाव होता है, लोगों का ध्यान भटकाने और तुष्टीकरण की नई राजनीति करने के लिए, जहां ईसाई हैं वहां हिंदू और ईसाई के बीच, जहां सिख हैं वहां हिंदू और सिख के बीच, जहां मुसलमान हैं वहां हिंदू और मुसलमान के बीच, जहां मुसलमानों की संख्या कम है वहां जैसे पटेल और गैर पटेल के बीच, मराठा और गैर मराठा के बीच, हरियाणा में जाट और गैर जाट के बीच ये तुष्टीकरण और बंटवारे की राजनीति करेंगे। जनता को भी सजग होना पड़ेगा और कांग्रेस को भी अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। यही इस देश की परिपाटी भी है और यही सच्चा राष्ट्र धर्म भी। हम उस राष्ट्र धर्म पर खरे कैसे उतरें, संगठनात्मक बदलाव कैसे लाएं, आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन कैसे करें, ये कार्य हम करेंगे। और इसमें से जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक नई दिशा देगा, ऐसा हमें विश्वास है। आपने अंतर्द्वंद की बात की। किसी भी दल के लिए वैचारिक भिन्नता सही है, पर जब वो वैचारिक भिन्नता दल की प्रगति को प्रभावित करे तो वो अनुशासन की लक्ष्मण रेखा को तोड़ देती है, वो सही नहीं। हमें लगता है कि कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस की अनुशासन समिति ने इस बारे में स्पष्ट निर्णय लिया है कि मेरा दोतासरा साहब से वैचारिक मतभेद कभी हो सकता है, कभी कभी नीतिगत मतभेद भी हो सकता है, पर वो नीतिगत और वैचारिक मतभेद पार्टी की लक्ष्मण रेखा के अंदर उसका निपटारा हो, ना कि उसके बाहर, प्रेस और मीडिया के माध्यम से नहीं। एनी अदर क्वेश्चंस? जी साहब, आपसे ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप गुजरात के प्रभारी रहकर आपने करीब करीब बीजेपी को हरा दिया था चुनाव। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नव संकल्प चिंतन शिविर के जरिए क्या संदेश कैसे जाएगी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में? दोतासरा साहब ने कहा कि 2023 में राजस्थान में, 2024 में केंद्र में यूपीए की सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को कैसे आप मात देंगे? मुझे लगता है इसका जवाब हम 2 बार दे चुके हैं। ये वही सवाल है जो आदरणीय हमारे वरिष्ठ मित्र ने पूछा और जिसकी व्याख्या मैंने की।
डॉक्टर साहब, बेटा उधर दीजिए डॉक्टर साहब को। पर देखिए, मेरा सवाल यह है कि दिल्ली में आपने तय किया था, यहाँ पर फिल्म भी दिखाई, तो बताया कि आप नव संकल्प चिंतन शिविर में आए हैं। दिल्ली से उदयपुर तक आप पहुंचे, अभी शिविर भी शुरू नहीं किया, आपने चिंतन गायब कर दिया। इस शिविर से उम्मीद क्या करें हम लोग? आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं केवल आपसे जरूर ये अपेक्षा करूंगा, और मुझे लगता है कि वो अपेक्षा शायद सही होगी, आपकी वरिष्ठता और आपके तजर्बे को देखते हुए। मेरे मित्र जो यहाँ मौजूद हैं, रोहन गुप्ता जी, उनके साथियों ने आज दोपहर को बहुत कड़ी मेहनत कर इस फिल्म का निर्माण किया। हो सकता है एक शब्द उसके अंदर कहीं किसी मित्र से छूट गया हो, पर तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस तरह की मीन मेख में से कुछ निकलेगा। मैं आपको ये विश्वास से कह सकता हूं, हम आत्म चिंतन भी करेंगे, आत्म मंथन भी करेंगे, आत्म अवलोकन भी करेंगे। मैंने ये तीनों शब्दों की से शुरुआत की थी। मैम, मेरा सवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी है। सर, राजस्थान में भी 1 साल के बाद चुनाव आएंगे, तो क्या उसके ऊपर भी मंथन किया जाएगा? स्ट्रैटेजी जो है वो 2024 के लिए है, और राजस्थान के लिए आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी स्पेसिफिकली चुनावों को लेकर, असेंबली के जो चुनाव है? ये तो नव संकल्प चिंतन शिविर है, पूरे राष्ट्र के लिए है। उसके अंदर राज्य सरकारें भी आ जाती है, राज्य भी आ जाते हैं। अभी जब 3 दिन पूरे हो जाए तब आप ये क्वेश्चन कीजिएगा क्या क्या चिंतन होगा वहाँ। देखिए, धार्मिक विभाजन करने का षड्यंत्र बहुत बड़ा है। मैं मीडिया के साथ से कहना चाहूँगा कि लेखक, पत्रकार और साहित्यकार, मैं समझता हूँ कि आज कई तो लिखते लिखते थक गए हैं, साहित्यकार भी, लेखक भी। ये स्थिति बनती जा रही देश के अंदर। कहाँ तक लिखें? देश का जो हालात है वो सबके सामने है। पूरे सबको ही बुद्धिजीवियों को चिंता करने की जरूरत है। सरकार क्या व्यवहार कर रही है आप देख रहे हैं। अगर 200-250 ब्यूरोक्रेट ने अपनी भावना व्यक्त कर दी तो उसको काउंटर करवाएंगे बजाय इसके कि उसका कोई जवाब देंगे। तो जो स्थितियाँ देश में है वो हमारे सामने है, चिंताजनक है और षड्यंत्र हो रहे हैं। राजस्थान का मामला देख लीजिए, अभी जो दंगे भड़काए गए, करौली के अंदर 9 वर्ष पे दंगा करने की कोशिश की गई, हमने उसको रोका। 1 घंटे के अंदर जो कुछ होना था हो गया, दुकानें जलाई गई, सब कुछ हो गया 1 घंटे का। और 15 दिन तक लगातार करौली चलता रहा देश के अंदर। और मैं पूछना चाहूँगा हमारे बीजेपी नेताओं से, क्या कोई जवाब है आपके पास में कि रामनवमी पर राजस्थान में हमने शांतिपूर्वक यहाँ पर रामनवमी के जुलूस निकाले, सबने फूल बरसाए, सब धर्मों के लोगों ने। 7 राज्यों में दंगे भड़के उस दिन, 7 राज्यों में, 7 राज्यों और करौली राजस्थान का, सब में एक सा तरीका था, मोडस ऑपरेंडी एक थी। क्या कारण था? मैंने अमित शाह जी को, मैंने मीडिया में कहा था कि अमित शाह जी को चाहिए कि वो साहस दिखाए और इंक्वायरी बिठवाए कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज से कि 8 राज्यों में दंगे एक से हुए, एक से तरीके से, उसके क्या कारण है। हो सकता है कि अगर सच्चाई सामने आएगी तो आगे दंगे नहीं भड़केंगे। कौन सुनने वाला है? क्योंकि दंगे जब सरकार में बैठे हुए लोगों की मनसा ही अगर हिंसा को रोकने की नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो। जो खबरें आ रही है हमारे पास में सरकारी स्तर पर ही, वो भी कोई अच्छी खबरें नहीं है। जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से ये दंगे करवाना, तनाव पैदा करने की घटनाएं हो रही है, वो देश हित में नहीं। अशोक जी
दोबारा एक बार रिपीट करेंगे सवाल? नहीं, इनकी बुलंद है आवाज, आपकी आवाज बुलंद है, हमें पता सुन जाए। बेटा माइक इधर। क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को? मेरा सवाल है, कांग्रेस पार्टी पर हमेशा परिवारवाद के आरोप लगते रहते हैं। दूसरा ये कि सर 70 साल तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस को आज चिंतन करना पड़ रहा है कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो, तो इसका कारण क्या रहा है? आदरणीय साथी, शायद आपने सुना नहीं कि पूरी परिस्थिति की व्याख्या मैंने की। क्या 70 साल में रुपया $1 के मुकाबले में 77 रुपया 56 पैसे हुआ था? जवाब नहीं में है। क्या 70 साल में गैस का सिलेंडर 1000 रुपया हुआ था? जवाब नहीं में है। क्या 70 साल में पेट्रोल और डीजल 100 रुपया पार कभी हुआ था? जवाब नहीं में है। क्या 70 साल में इतनी भयंकर बेरोजगारी हुई थी? जवाब वो भी नहीं में है। क्या 70 साल में कभी लाखों किसानों को दिल्ली की सीमा पर 8, 9, 10 महीने तक आंदोलन करना पड़ा था? उसका जवाब भी नहीं में है। क्या 70 साल में कभी दिल्ली की सरकार ने 30-30 करोड़ में विधायक खरीदकर चुनी हुई सरकारों को गिराने का इस प्रकार षड्यंत्र किया था जिसका राजस्थान भी कोप भाजन बना? शायद जवाब नहीं में है। इसलिए ये चुनौती हमारे सामने तो है ही, क्योंकि हमें नफरत की खेती को काटकर वोट बटोरने की बीजेपी की का जो रास्ता है उसकी काट भी ढूंढनी है, मैं मानता हूं, पर यह चुनौती देश के सामने भी है। क्या 70 साल में 200 पत्रकारों की 8 साल में कभी हत्या हुई थी? उसका जवाब भी नहीं है। इसलिए इस देश और इस देश के संविधान पर, जैसा गहलोत साहब ने शुरू में कहा, आक्रमण बोल रखा है दिल्ली के सिंहासन पर बैठे लोगों ने, इसलिए चिंतन की आवश्यकता है। सर गहलोत जी सर, आई कम टू यू, आई थिंक ही इज बीन वेटिंग फॉर सम। गहलोत जी से सवाल है मेरा। गहलोत जी, ये जो शिविर है इसमें चिंतन का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय क्या, प्रायोरिटी आपकी ये है कि देश में जो हालात हैं वो प्रायोरिटी आपकी है, मुख्य विषय है, या आपकी पार्टी के अंदरूनी जो हालात हैं, जो पार्टी की दशा दिशा है, नंबर 1 पे क्या है, किस पे चिंतन होगा? आदरणीय साथी, मुझे लगता है कि आप शायद देर से आए, विलंब। नहीं, मैं पहले से आया था, मैं तो प्रायोरिटी पूछ रहा हूँ, पहली प्रायोरिटी क्या है? जो ये पिक्चर दिखाई आपको मूवी, और जो इतनी बातें हमने कही, उस पे बाकायदा ये चिंतन शिविर के 6 विषय हैं। मैं फिर दोहराता हूं आपकी जानकारी के लिए। पहला समूह है राजनीतिक, दूसरा समूह है आर्थिक, तीसरा समूह है संगठनात्मक, चौथा समूह है कृषि, पांचवा समूह है सशक्तिकरण, और छठा समूह है युवा। इन सब पर चर्चा होगी। सारे जो 450 के करीब जो हमारे साथी आए हैं, अलग अलग देश के कोनों से, अलग अलग आयु के, 50 अंडर 50 है ये, 50% लोग 50 साल से कम आयु के इस चिंतन शिविर में शामिल हो रहे हैं, 21% महिलाएं हैं इस चिंतन शिविर में। ये सब बैठकर भविष्य के रास्ते पर और उसके निष्कर्षों पर चिंतन करें। सर मेरा एक सवाल है सर। I'll come to you, सर, एक बार उधर सर, चले जाएं दोबारा। सर मेरा एक सवाल है सर। देख नहीं पा रहा कहां से। सर मैं पूरे देश में से AICC उदयपुर आ रहे हैं, CWC के सभी सदस्य उदयपुर आ रहे हैं, और पूरे देश के प्रदेशों से भी आपके पदाधिकारी आ रहे हैं। चिंतन के साथ साथ कहीं ये तो नहीं सर नए अध्यक्ष को लेके भी चिंतन हो, क्योंकि देश का युवा वापस राहुल जी को अध्यक्ष देखना चाहता है, तो क्या वापस नए अध्यक्ष को लेके भी इस शिविर में चिंतन होगा? आदरणीय मित्र, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया इस समय जारी है और अगस्त में चुनाव संपन्न हो जाएगा। ये सही है। आदरणीय गहलोत साहब ने सबसे वरिष्ठ कांग्रेस जन के तौर पर कई बार कहा, हम सब ने कहा, कांग्रेस हर पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से खुद का अध्यक्ष चुन सकती है, और कांग्रेस जन ये चाहते हैं कि श्री राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालें। परंतु मैं ये चिंतन शिविर पर मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव की प्रक्रिया इस समय जारी है। अगस्त में आपको नतीजा पता चल जाएगा। सर, ये जो किसानों की कर्ज माफी को लेकर 2018 में घोषणा हुई थी कि 10 दिन में किसानों की कर्ज माफी की जाएगी,
करीब 4 साल हो चुके हैं, तो क्या इस चिंतन शिविर में इस बिंदु को भी मुख्यता दी जाएगी? मैं बता दूं, राहुल गांधी जी ने सरकार बनने के 10 दिन में यहाँ के किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही। इससे पहले यहाँ जब भाजपा का शासन था, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तो 50,000 रुपए के कोऑपरेटिव बैंकों के किसानों के कर्जे माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन वित्तीय प्रावधान नहीं होने के कारण से केवल 2,000 करोड़ का कर्जा माफ करके भुगतान किया था। वो 6,000 प्लस 8,000 कोऑपरेटिव बैंकों का तमाम किसानों का कर्जा हमारी सरकार ने माफ कर दिया और नेशनलाइज बैंकों के लिए 1 नहीं 2 नहीं 7 चिट्ठियां हमारे मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री को लिख दी कि नेशनलाइज बैंकों का किसानों का कर्जा माफ के लिए कोई नीति जो हमारे रिजर्व बैंक से बात करके जारी की जाए, जो किसान के हिस्से का, जो उद्योगपतियों को जिस प्रकार से वन टाइम सेटलमेंट के तहत किया जाता है, वैसे अगर किसानों का किया जाता है तो राजस्थान के किसान के हिस्से का पैसा राजस्थान की सरकार देने को लिए तैयार है। Sir, we'll take second question. Actually, we have many friends waiting and we also have to wind up. Aditi ji. अशोक जी, आपसे एक सवाल था। आपने अभी अपने रिमार्क्स में कहा कि कांग्रेस पार्टी इज द मेन ऑपोजिशन पार्टी ऑफ द कंट्री। On the eve of Chintan Shivir, when you will also debate a possible realignment of non-BJP forces, is this the right thing to say? Matlab, can you explain it? Because you seem to be losing elections wherever you are in a direct contest with the BJP. For instance, you lost Punjab, where you were in direct contest with the Akalis, and also in Uttarakhand you lost, Manipur, Goa. So, is it the right thing to say on the eve of an introspection meet? But Aditi ji, it is a historical and present day fact that Congress is the principal opposition party across the country. Yes, we have lost elections. And in Punjab, we were not in direct contest with BJP, for BJP was not even a factor there. I just want to correct you on that. But it is a fact that we have lost many elections. It's also a fact that we have won many elections. But that does not change the reality that from Kashmir to Kanyakumari, in every village and area, there is a Congress worker somewhere where the Congress flag is flying. And we consider it our historical as also futuristic responsibility to ensure that those ethos intrinsic to the very idea of India continue to remain relevant at a time when religious and caste-based polarization and economic inequality has become the mantra of the present day rulers. Of course we will be हम हर रोज कोशिश करेंगे कि 2 बार ब्रीफिंग करें, एक बार तो हर रोज ब्रीफिंग करेंगे आपको बाकायदा नोटिस देकर, ताकि आप चिंतन शिविर की कार्यवाही से वंचित ना हो। बहुत सारे साथियों के बहुत सारे सवाल हैं। मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है कि उन्हें कुछ और तैयारी के लिए जाना है। मैं आपसे क्षमा चाहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और इस पत्रकार वार्ता का हम यहीं समापन करते हैं। तो आप देख रहे थे उदयपुर से सीधा प्रसारण, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही थी। आपको बता दें कि उदयपुर में कल से चिंतन शिविर आयोजित होगा। चिंतन शिविर से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से मुखातिब हुए। चिंतन शिविर के सब्जेक्ट को लेकर पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। उदयपुर में कल से चिंतन शिविर का शुभारंभ होगा। आपको बता दें कि 13 से 15 मई तक कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर आयोजित होगा। उदयपुर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जुटेंगे। 3 दिन तक मंथन होगा। किसान, खेत मजदूरों सहित 6 विषयों पर इस शिविर में मंथन किया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस शिविर में
मेजबानी करते हुए नजर आ रहे हैं। शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा मुख्यमंत्री ने लिया है। तो वहीं शिविर की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से मुखातिब हुए।